हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एच सी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1। अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड. द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट. तो क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि एक कार है जो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न. अब ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है और उसका स्पीड सेम रहता है, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, यहाँ से मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होगा, यानी कि वी इनिशियल, ये ऊपर की तरफ जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो इसको मैं 50 जे कैप लिख सकता हूँ. सिमिलरली जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, तो 50 माइनस आई कैप लिख सकता हूँ क्या. अब यहाँ पे हमको चेंज इन वेलोसिटी लिखना है, तो जो चेंज इन वेलोसिटी होता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है. तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 50 माइनस आई कैप, और ये आ जाएगा माइनस 50 जे कैप. अगर यहाँ से मैं 50 को कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 50 माइनस आई कैप माइनस जे कैप. तो ये हमारा डेल वी आ गया. अब अगर मैं डेल वी का मॉड लिखूं, यानी उसका मैग्नीट्यूड लिखूं, तो ये आ जाएगा 50√2. 50√2 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 1.4, जो कि अप्रोक्स हमारा आएगा 70 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ से हमको इतना तो समझ में आ गया कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो 70 होगा. अब डायरेक्शन देख लेते हैं, तो आपको पता ही होगा डायरेक्शन यहाँ से हम चेक करते हैं. तो ये हमारा हो गया माइनस आई कैप, और इधर की तरफ हो जाएगा हमारा माइनस जे कैप. इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है. तो यहाँ से हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, 70 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स साउथ वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 2. फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस. तो देखिए, सबसे पहले कोई भी ग्राफ होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो उसका जो स्लोप होता है वो हमको बताता है वेलोसिटी. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है और यहाँ से मैं एनालाइज करूँ, तो इतना समझ में आ रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 से कम होगा, यानी कि यहाँ पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए. अगर स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा, यानी कि शुरू में पार्टिकल एक कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. उसके बाद देखिए यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप ज़ीरो हो जा रहा है, यानी कि वहाँ पे वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गया होगा. तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट देन स्टॉप्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ पार्टिकल हैज अ वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट एट t इक्वल टू 0. its acceleration is towards west and is constant. Let x and xp be the magnitude of displacement in the first 10 second and next 10 second. सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना है. तो डिस्प्लेसमेंट वाला एक फॉर्मूला होता है, हमको पता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब एक और चीज़ समझिए कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी ईस्ट की तरफ है और उसका एक्सेलरेशन वेस्ट की तरफ है, यानी कि थोड़ी देर बाद जाके पार्टिकल कहीं पे उसका वेलोसिटी ज़ीरो होगा, उसके बाद पार्टिकल फिर पीछे की तरफ ऐसे रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे सबसे पहले पहले 10 सेकंड में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकाल लेते हैं. तो पहले 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं एक्स ए बोल देता हूँ. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से आ जाएगा उसका इनिशियल स्पीड तो u है और टाइम 10 है, तो इसको हम 10u लिख सकते हैं. 10u माइनस 1/2a, और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10u माइनस 100/2, यानी कि 50a आ जाएगा. तो ये हमारा हो गया एक्स ए. अब देखिए, अगर मेरे को नेक्स्ट 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो नेक्स्ट 10 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा जिससे मैं एक्स पी बोल रहा हूँ, उससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि पहले 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस पहले 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा, ये सेम इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20u माइनस 1/2a, और यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस 10u माइनस 1/2a, और ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10, तो दोनों का डिफरेंस आ गया 10u। 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 200, और इधर इधर आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 50 इक्वल टू 150a हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आया है। अब आगे हम देखते हैं, अगर मैं x a का मॉड लिखना चाहूँ, x a का मॉड, तो x a के मॉड को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10u माइनस 50a ऐसे लिख सकता हूँ। और वैसे ही जो xb है, xb के मॉड को हम कैसे लिख सकते हैं, 10u माइनस 150a ऐसे लिख सकते हैं। अब सबसे पहला केस, अगर मैं इफ़ u का जो वैल्यू है उसको अगर मैं 15a मान लूँ या फिर उससे बड़ा मान लूँ, तो आप सोच के देखिए, अगर 15a मान लूँ तो ये वाला क्या हो जाएगा, 150 माइनस 50 यानी कि ये कुछ 100 आना चाहिए, 100 a के बराबर आना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा, 150 माइनस 150, ये तो 0a आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जो xa है, xa वो बड़ा होगा xb से। और अगर मैं कुछ ऐसा मान लूँ कि u का वैल्यू को मैं 10a मान लूँ, 10a, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं 10a मान लूँ तो उस केस में ये हमारा 100 माइनस 50, ये वाला आ जाएगा 50a, और ये आ जाएगा 100 माइनस 150 यानी कि ये भी आ जाएगा 50a। तो इस केस में तो जो xa है और जो xb है ये दोनों इक्वल आ गए। तो यहाँ से हम इतना बोल सकते हैं कि यहाँ से कोई कोई भी ऐसा फिक्स रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में। तो हम इसका आंसर डी लेके चलेंगे, द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। क्वेश्चन नंबर 4, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम, द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोलना चाह रहा है कि एक पर्सन है जो कुछ टाइम के लिए, मान लेते हैं टाइम को t है, v1 वेलोसिटी से चल रहा है, फिर नेक्स्ट इक्वल टाइम यानी कि t, वहाँ पे वो v2 वेलोसिटी से चल रहा है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी होता है जो भी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा या फिर नेट डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाई जो भी हमारा टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट x1 है, यहाँ पर का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम यानी कि t प्लस टी। अब जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम करके, डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखा जा सकता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x1 की जगह में ये आ जाएगा v1 इंटू टी, और यहाँ पे आ जाएगा v2 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2t। टी टी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, तो ये आ जाएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गया। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x एंड विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सिमिलर ही है। यहाँ पे बोल रहा है कि x डिस्टेंस को कवर करता है v1 वेलोसिटी से, और अगला जो x डिस्टेंस होगा उसको कवर करेगा v2 वेलोसिटी से। तो हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है। फिर से एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही होता है हमारा, जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, टोटल टाइम करेंगे, टोटल टाइम। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा x प्लस एक्स। अब जो टाइम है, टाइम को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो जो टाइम है उससे मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी लिख सकता हूँ।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x डिवाइडेड बाई v1 प्लस x डिवाइडेड बाई v2 इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 2x, x को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो 1/v1 प्लस 1/v2। x एक्सिस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं इधर भेज देता हूँ और इसको मैं इधर भेज देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा 1/v1 प्लस 1/v2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई v। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप with an acceleration a. The acceleration of the stone after the release is। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक एलिवेटर है और ये एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a से। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि स्टोन को रिलीज करते हैं। अब जैसे स्टोन को रिलीज करेंगे तो स्टोन अब एलिवेटर के कांटेक्ट में नहीं होगा, वो तो हवा में होगा। तो जैसे ही वो एलिवेटर के कांटेक्ट में नहीं रहा तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा g, यानी उस पर बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा g डाउनवर्ड, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग थ्रोज 2 balls A and B. The ball is thrown vertically upward and B is thrown vertically downward with the same speed. The ball A hits the ground with a speed VA and the ball B hits the ground with the speed VB. ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है। अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन ने क्या किया, एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जिसे हम ए बोल रहे हैं, एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया जिसे हम बी बोल रहे हैं। अब ऊपर की तरफ जिसको थ्रो किया गया, उसका वेलोसिटी क्या लेना है, विथ स्पीड सेम स्पीड से थ्रो किया गया था, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको यू ले सकते हैं, इसको भी यू ले सकते हैं। लेकिन जब ऊपर वाला जो बॉल है वो जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो जब वो टकराने वाला रहेगा उसका स्पीड क्या हो जाएगा, वी ए। और जो बॉल बी है वो जब ग्राउंड पे टकराने वाला रहेगा तो उसका स्पीड हो जाएगा वी बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ऐसे देख लेते हैं कि फॉर ए, जो बॉल ए है उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, कौन सा इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग है उसका हाइट मान लेते हैं h है, h। तो यहाँ से एक लिए अगर मैं लिखूँ तो वी ए का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि उसका इनिशियल स्पीड यू था, यू स्क्वायर प्लस 2ah, यही आएगा। ए की जगह यहाँ पे हम जी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिमिलरली फॉर बॉल बी, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वी बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी इनिशियल स्पीड कितना था, यू स्क्वायर ही था, मतलब यू था, और ये कितना आ जाएगा 2gh। अब इन दोनों को कंपेयर करने से हमको समझ में आ रहा है कि ये राइट हैंड साइड के टर्म्स तो इक्वल नहीं है, तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म्स है वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वी ए इक्वल टू क्या आएगा, वी बी आएगा। तो यहाँ से हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, वी ए इक्वल टू वी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a projectile motion the velocity, first option is always perpendicular to the acceleration, second option is never perpendicular to the acceleration, third option is perpendicular to the acceleration for 1 instant only, fourth option is perpendicular to the acceleration for 2 instant। अब देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, यहाँ से हमने किसी बॉल को थ्रो किया तो बॉल ऐसे कुछ पार्ट ट्रेवल करता है। आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, या जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ लगता है, ऐसे नीचे की तरफ लगेगा, हमेशा नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा हर एक पॉइंट पे। लेकिन जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होते जाता है ना, जैसे ये यहाँ पे लगेगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, और बाकी जो मैक्सिमम हाइट होता है वहाँ पे वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लगता है। तो यही एक पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, two bullets are fired simultaneously horizontally with different speed from the same place. Which bullet will hit the ground first? सपोज मान लेते हैं कि ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से दो बुलेट को अलग अलग वेलोसिटी से फायर किया गया, एक को हम यू बोल देते हैं, दूसरे को हम वी बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कौन पहले ग्राउंड को हिट करेगा। अब देखो ग्राउंड को हिट करने के लिए आपको पता होगा फॉर्मूला होता है T इक्वल टू √2h/g। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो हाइट है, हाइट को हम क्या बोल देते हैं, h बोल देते हैं। तो देखो ये जो फॉर्मूला है ग्राउंड तक पहुँचने के लिए जो टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला, इसमें कहीं पे भी तो v या u का टर्म नहीं आ रहा है, वेलोसिटी का टर्म नहीं आ रहा है, ये ओनली हाइट पे और g पे डिपेंड कर रहा है। g भी एक कांस्टेंट है, तो कुल मिला के हाइट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमने सेम पोजीशन से दोनों को थ्रो किया है या फिर दोनों को फायर किया है, तो वो सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ विल रीच साइमल्टेनियसली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल 15 डिग्री इज 50 मीटर इफ इट इज फायर्ड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, इट्स रेंज विल बी। देखो सबसे पहले तो जो रेंज होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब अगर मैं 15 डिग्री के लिए देखूं, 15 डिग्री के लिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे रेंज कितना है उसका 50 मीटर है, इसको मैं लिख लेता हूँ u²/g, और यहाँ पे sin 2 15 यानी कि sin 30 आ जाएगा। अब जो sin 30 होता है, sin 30 किसके बराबर होता है, sin 30 होता है 1/2 के बराबर। तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा u²/g, यानी कि जो u²/g है वो किसके बराबर आ रहा है, 100 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर 45 डिग्री के लिए देखते हैं, 45 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे फिर से वही फॉर्मूला r इक्वल टू क्या होता है, u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो जो ये u²/g है, u²/g की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 100 पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 100, और ये हो जाएगा sin 2 इंटू 45 यानी कि sin 90 हो जाएगा। sin 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से हमारा जो रेंज है, रेंज कितना आएगा, 100 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड विथ सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 15 डिग्री sorry, two projectiles A and B are projected with the angle of projection 15 degree for projectile A and 45 degree for projectile B. If RA and RB be the horizontal range for the two projectiles, then यहाँ पे भी सबसे पहले हम horizontal range का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये होता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब जैसे A के लिए मैं देखूँ, A के लिए, तो यहाँ पे जैसे जो रेंज है उसको हम RA लिखेंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, UA का स्क्वायर sin 30 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो sin 2 15 करेंगे, 2 इंटू 15 मतलब 30, और ये आ जाएगा जी। वैसे ही अगर मैं B के लिए लिखूँ, तो ये RB क्या आ जाएगा, UB का स्क्वायर sin 2 इंटू 45 यानी कि sin 90 डिवाइडेड बाई जी। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इफ R एंड RB विद द हॉरिजॉन्टल रेंज फॉर द टू प्रोजेक्टाइल्स, देन इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पे UA और UB के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो डेटा है वो इनसफिशिएंट है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं कि जैसे सपोज मैं मान लूँ कि इफ़ UA इक्वल टू UB, ऐसे मैं मान लेता हूँ, अगर ये दोनों टर्म्स सेम हो गए, G भी दोनों में सेम है, तो यहाँ पे sin 30 और sin 90 में बड़ा कौन होता है, sin 90 बड़ा होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि RB इज ग्रेटर देन RA। बट ये तो एक कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया ना, कि अगर मैंने UA को UB के बराबर रखा है उस केस में ही आ रहा है। बाकी यहाँ पे हम ऐसे कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि UA और UB के बारे में कुछ बोला नहीं गया है।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि द इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट a speed of 5 meters per minute. A man on the south bank of the river, capable of swimming at 10 meters per minute in still water, wants to swim across the river in shortest time. He should swim in a direction. देखो, सपोज ये रिवर है और रिवर का फ्लो इधर की तरफ है। हम ऐसे मान लेते हैं ये रिवर का फ्लो है, इसको हम वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैन को शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो उसको रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, तभी जाके वो सबसे कम टाइम में क्या होगा, रिवर को क्रॉस करेगा। इस केस में होता ये है कि वो रिवर उसको ड्रिफ्ट करा के इधर की तरफ कहीं पे ले जाता है, और ये जो डिस्टेंस कवर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बस हमको इतना ध्यान रखना है कि अगर सबसे कम टाइम में क्रॉस करना है तो उसको रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना है। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, देखो इसका आंसर आना चाहिए ड्यू नॉर्थ, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ रिवर फ्लो कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हमको स्विम करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा ड्यू नॉर्थ। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, द एंड्स पी एंड क्यू ऑफ एन inextensible string move downward with uniform speed u. Pulley A and B are fixed. The mass m moves upward with a speed. देखो ये जो मास है हम मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है v स्पीड से, और ये जो स्ट्रिंग है ये इधर की तरफ आ रहा है u से, ये भी इधर की तरफ आ रहा है u से। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग होता है वो कांस्टेंट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन्स कांस्टेंट। स्ट्रिंग के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक काम कर लेते हैं, जैसे ये जो v है, v का मैं स्ट्रिंग के अलोंग कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v cos थीटा आ जाएगा। तो v cos थीटा को u के बराबर होना चाहिए, v cos थीटा को u के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से v आ जाएगा u डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी, u डिवाइडेड बाई cos थीटा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।